नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक टेक टॉक्स के अंदर डिस्कशंस करी कि हमारे को अपने अगर आईटी एनवायरनमेंट को सेफ रखना है तो हमें किन किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि हमारी आईटी एनवायरनमेंट को थ्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलती हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि हम उन थ्रेड्स को यदि अपने सेटअप के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी और कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस हो सकते हैं। और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते थे एक्सपर्ट्स। आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करी है इस बार कि हम आपको ये बताएं कि इंटरनल थ्रेट्स क्या होते हैं और उन इंटरनल थ्रेट्स के अंदर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा आकर जुड़ जाता है। अभी तक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो थ्रेट्स हमें मिलते रहे, हमने उसका डिस्कशन किया और आपके सामने उसके समाधान भी पेश किए। लेकिन साइकोलॉजिकल थ्रेट्स किस प्रकार के होते हैं, इंटरनली अपने स्टाफ से हमें कहाँ कहाँ पर तकलीफ़ें आ सकती हैं और हमारे को उन मैनुअल या ह्यूमन थ्रेट्स को किस तरीके से टैकल करना होगा, ये हम लोग आज जानेंगे अपने दो एक्सपर्ट्स के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर नवीन धाम, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को, इस पूरी सीरीज़ को अंजाम दिया, जिनके एक इस थॉट प्रोसेस की रिजल्ट है आज टेक टॉक्स। तो डॉक्टर नवीन धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। धन्यवाद। GISPL दोस्तों एक ऐसी पहचान बना चुका है साइबर वर्ल्ड के अंदर जहां पर सिक्योरिटीज़ का अगर नाम लें तो सर्वोपरि उनका नाम आता है। GISPL के कंसल्टेंट्स जो हैं वो लगातार बैंक्स को और कॉरपोरेट्स को, छोटे बड़े बिजनेसेस को गाइड करते जा रहे हैं। आज भी, अभी भी, इस समय भी जब हम ये शूट कर रहे हैं तो इनके जो स्टाफ हैं, इनका जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आईटी को लगातार सेफ बनाने की एक मुहिम जारी है। लेकिन साथ ही में डॉक्टर धाम जो काम कर रहे हैं वैसा ही कुछ हमारे आज के एक्सपर्ट ऑन द पैनल भी करते हैं। साइबर एक्सपर्ट के अंदर बहुत अच्छा नाम कमा चुके श्री ईशान कोकरेती से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। आइए उनका स्वागत कर लें। ईशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आईपी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के इस फाउंडर से हमने आपको मिला तो दिया, लेकिन इनकी खूबी हमने आपको नहीं बताई। साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, कोई भी ऐसी एक सॉल्यूशन इनके पास मौजूद रहता है जो कि आपके थ्रेट परसेप्शंस को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कारगर है। थ्रेट परसेप्शंस में बहुत सी चीज़ें हम लोग आपको बता चुके हैं, लेकिन आज जो हम इनके द्वारा यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं डेटा लीक प्रिवेंशन, DLP। DLP क्या है, उसको हम लोगों को क्यों टैकल करना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर ऐसा कौन सा ह्यूमन फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर मिला रहता है जिसको टेक्नोलॉजी को हैंडल करना ज़रूरी बन जाता है, ये सब जानेंगे। आइए एक बार रूबरू हो जाएं। ईशान जी, मैंने अपने दर्शकों के लिए एक थॉट छोड़ दिया और वो थॉट मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ। इसके अंदर मुझे आपसे जो समझना है वो ये, DLP एक सिर्फ टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है। DLP के अंदर हमारे को ह्यूमन साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कैसे रखना पड़ता है और DLP के एक्चुअल थ्रेट्स क्या क्या हैं, प्लीज़ बताइए। सर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। डीएलपी के दो नाम हो गए, एक तो डेटा लॉस प्रिवेंशन और एक हो गया डेटा लीक प्रिवेंशन। डेटा लॉस वो हो गया कि आपका डेटा डिलीट हो गया, कहीं से आपका क्रैश हो गया, कुछ हो गया, वो लॉस हो गया, वो आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक चैलेंज आता है आजकल बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में। उसके साथ साथ डेटा लीक प्रिवेंशन आया, मीन्स आपका जो इंटरनल थ्रेट है, आपके जो एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, आपके जो टॉप मैनेजमेंट्स हैं या कुछ भी हैं, कुछ ऐसा होता है कि उनके पास कुछ ऐसा डेटा होता है जो कंपनी से रिलेटेड होता है और बहुत क्रूशियल होता है, कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, कस्टमर डेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको लीक आउट करना, उसको उसको लीक आउट करना मीन्स किसी भी मीडियम से, जैसे आप मेल के थ्रू कर सकते हैं, आप लोग पेन ड्राइव के थ्रू, हार्ड डिस्क के थ्रू, या आजकल तो इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स हो गए हैं आपके पास कि आप सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, आपके पास व्हाट्सएप है, आप पे ट्विटर है या टेलीग्राम है, कुछ भी, आपने वहां पे अपना डेटा अपलोड कर दिया और आपका वो लीक आउट हो गया। साथ साथ एक और चीज हमें पता चली है, मतलब जिसमें हमने वर्कआउट किया है, कि कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं जिनको कंपनी में काफी चीजें अलाउ होती हैं, जैसे कि अपना वेब मेल खोल लिया या कुछ भी खोल लिया। तो वो क्या करते हैं, उनको डेटा अगर लीक आउट करना है तो वो उस डेटा को ले जाके अपने ड्राफ्ट में डाल देते हैं
और मेल बंद कर देते हैं। मीन्स डेटा चोरी हो गया, वो कहीं भी बाहर जाके उस डेटा को निकाल सकते हैं, सो वो ट्रेसेबल नहीं होगा। सो ये चैलेंजेस कंपनी के साथ बहुत आते हैं। ये एक डीएलपी का पार्ट। उसके साथ साथ एक और पार्ट आया जो भी गवर्नमेंट ने भी बहुत ऑर्गेनाइज उसको किया है, इनिशिएट किया है, कि आपके पास पेटाबाइट्स में डेटा है। बैंक्स के हो गया, आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, उनके पास बहुत ज्यादा डेटा है। बट वो डेटा है क्या एक्चुअली? आप, हो सकता है आपकी पर्सनल फोटोज हो, आपकी कुछ वीडियोज हो, या आपकी कुछ और भी चीजें हो, उसके साथ साथ आपका सारा डेटा उसमें मिक्सअप। तो उस चीज को भी क्लासिफाई करना है कि ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है जो कंपनी से रिलेटेड है, तो उसको क्लासिफाई कीजिए, उसके लिए डेटा क्लासिफिकेशन आता है। ये अंदर का हो गया। उसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने आपको जो शुरू में बोला था, डेटा लॉस का, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कि यूजर ने किस फाइल को क्रिएट किया, कब किया, किस किस को फॉरवर्ड किया, कितने टाइम किया, उसमें कितनी बार एडिट हुआ, जिसको हम डीकैप बोलते हैं, डेटा सेंटर ऑडिट, डेटा सेंट्रिक ऑडिट प्रोटेक्शन। सो उसमें क्या होता है कि आपके वो पूरी एक फाइल की लाइफ साइकिल आपको पता चल जाती है कि ये इस दिन फाइल बनी है, इस बंदे ने बनाई है, और ये इतनी बार एडिट हुई है, और इतनी बार फॉरवर्ड हुई है, किसको ईमेल हुआ है, उसमें प्रिंट आउट कितना निकला है। वो सारी चीजें आपको डीकैप दे देता है। सो मीन यू विल गेट अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ फाइल। सो ये एक ऐड हुआ है हमारे साथ फीचर, जो कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, हर एक के पास कंपनी के लैपटॉप हैं, कंपनी का डिवाइसेस हैं, सब कुछ है। बट कंपनी को ये मालूम ही नहीं है कि सपोज हमारा 10 बजे ऑफिस चालू होता है और 6 बजे हमारा खत्म होता है, तो वो 10 से लेकर 6 बजे तक किसी भी एम्प्लॉय ने, किसी भी स्टाफ ने क्या वर्कआउट किया, आई मीन प्रोडक्टिविटी क्या रही। पता चल रहा है उसने, आपने एप्लीकेशन तो खोल रखी है, बट उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ उसने क्या किया कि यूट्यूब खोल लिया है, या कुछ और मूवीज का खोल लिया, या कुछ और भी खोल रखता है, तो उसका ट्रेसेबल नहीं होता था। तो अब आज के दिनों पे वो ट्रेसेबल भी हो चुका है। तो यूजर एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस आपको इसमें मिल जाता है कि आपके एम्प्लॉय ने एक एक टाइम पे क्या क्या चीजें करी हैं, किस किस वेबसाइट में था, या कितने टाइम पे अपनी एप्लीकेशन में था जो कंपनी से रिलेटेड है, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। उसने किसको क्या फाइल ट्रांसफर करी, कब करी, जो आपके नेटवर्क से बाहर है, तो आपको वो भी सारी चीजें मिल जाती हैं। नहीं, बहुत खूब ईशान साहब ने हमारे को बहुत अच्छे से डीएलपी, डेटा लीक प्रिवेंशन और डेटा लॉस प्रिवेंशन के बारे में बताया है। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो कंप्लायंसेस के अंदर हैं, ऑडिट्स करते हैं, तो ऑडिटिंग के दौरान कभी आपको इस तरह की एक इन्वेस्टिगेशन करने की कभी ज़रूरत पड़ी कि हम लोग ये भी देखें कि डेटा पर्सनल कितना है और वो कौन सा डेटा है जो कि इस स्टाफ मेंबर को हैंडल करने के लिए दिया गया है कंपनी के द्वारा? हाँ जी, बिल्कुल। ऑडिट के टाइम पे हमें ये देखना पड़ता है कि आपके यहाँ पर अगर आप जैसे कंप्लायंसेस की बात करो, तो ISO 27001 कंप्लायंस जो है, जो साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्लायंस है, वो पहले ISO 27000 2013 वर्जन में डीएलपी का इतना जिक्र नहीं था जी। पर अब जो नया वर्जन आया है 2022 वर्जन, उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि डीएलपी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके दौरान हमें ये चेक भी करना पड़ता है कि उनकी कौन सी डीएलपी लगी है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और कौन सा डेटा जो है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने लीक किया है, क्या हमारी ये डीएलपी पकड़ पा रही है, नहीं पकड़ पा रही। तो उस तरह की जो है हमें ऑडिटिंग करके उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। सर, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा डेटा लॉस के ऊपर बात चल रही है। मीनिंग कोई बाहर से इंट्रूड नहीं कर रहा है, हमारे अपने लोग मौजूद हैं अंदर ही घर के, और वो भेदी बन गए हैं किसी तरीके से, तो हम लोग उनकी बात कर रहे हैं आज। तो जब हम ये बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि स्नूपिंग एक ऐसा एक जिसे कहते हैं क्राइम होता है, जिसमें एक एम्प्लॉयर अगर चाहे तो अगर स्नूपिंग कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉई उसको लॉफुली या लीगल तरीके से उसको काउंटर भी कर सकता है कि आपने मेरे पर्सनल डेटा को या मेरी पर्सनल डोमेन को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करी है। तो क्या डीएलपी के अंदर इसका खतरा नहीं रहता?
नहीं, उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर है वो कंपनी का लैपटॉप देती है। जी। तो अगर वो कंपनी लैपटॉप है तो पहले ही उनसे साइन करा लिया जाता है कि इसमें कोई पर्सनल डेटा आप नहीं रखेंगे और पर्सनल काम नहीं करेंगे। जी। तो अगर पर्सनल डेटा उन्होंने रखा है वो साइन करने के बाद भी, एग्री करने के बाद भी, तो फिर वो गलत है। तो वो उसमें जो है जो एम्प्लॉयर का हाथ हमेशा ऊपर रहता है कि वाई यू हैव केप्ट द पर्सनल डेटा। और वैसे भी वो इतना सब कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि पर्सनल डेटा वो उसमें डाल भी नहीं सकते। ओके। अच्छा, सो ये हम लोगों ने कुछ चीज़ें जानी हैं कि डेटा लॉस प्रिवेंशन या लीक प्रिवेंशन अगर हम कहें तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक अपने डेटा को हैंड ओवर करने से पहले हार्डवेयर क्या दे रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉई के साथ में डिस्कस कर ली जाएं और फिर उसको एक डेटा को हैंडल करने की इजाज़त दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यदि हम पालन कर रहे हैं तो इसके लिए उसके बाद जो चीज़ें जो हमारे को प्रोटेक्ट कर सकती हैं उसके लिए काफ़ी हद तक तैयारी ईशान कुकरेती जी ने कर रखी है। ईशान जी, बहुत मन है ये देखने का कि जब हम डेटा लीक प्रिवेंशन के किसी मॉनिटर को देखते हैं तो वो पीछे से आप लोगों के स्क्रीन क्या दिखाती हैं, आप लोग कैसे देखते हैं, वो एक बार जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग भी काफी डीएलपी सॉल्यूशंस करते हैं, सो वी हैव अ वेरी यूनिक सॉल्यूशन। उसका नाम है Zikurion। ओके। सो ये थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन होके आया मार्केट से, जिसमें काफी चीजें जिसने पकड़ी हैं कि जो फ्लॉज हैं मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स में, जो वो चीज, या यूजर्स से, कि यूजर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स कहाँ से आता है। तो इसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे इसमें ट्रैफिक कंट्रोल, जो आपका वेब मेल हो गया आपका, और अदर्स जो भी मेल्स हो गई, जो आपका डेटा मूव कर रही है, मोशंस में ला रही है। आप अपना वेब मेल खोला, उसमें अपना ड्राफ्ट में डाला, या अपना आपने वहां से सेंड किया, तो उस डेटा को ट्रैक आउट करना, ओके। वो आपको मिल रहा है। फिर आपका आ गया डिवाइस कंट्रोल फॉर एंड पॉइंट, मीन्स यू कैन ब्लॉक योर यूएसबी हार्ड ड्राइव और एनी अदर थिंग्स जो आपका पोर्ट्स में लगता है। तो आपका डेटा वहां से बाहर नहीं जाएगा। एंड इसमें एक और खासियत है कि आप वो ही पेन ड्राइव चला सकते हो जो आपको ऑथराइज की गई हो, बाकी आपकी पेन ड्राइव। बहुत बढ़िया। ग्रेट। एंड इवन आप उस पेन ड्राइव में अगर आप डेटा बाहर ले जाना चाहते हैं तो आपका डेटा इंक्रिप्ट होगा, आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं उस डेटा को। तीसरा आ जाता है इसमें डिस्कवरी क्रॉलर। ये सबसे अच्छा फीचर है जो एक डेटा क्लासिफिकेशन के उसमें आता है, कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। कभी पता चलता है आपका डेटा आपका डेस्कटॉप में है, किसी फाइल एंड फोल्डर के अंदर है, किसी नास बॉक्स में है, या आपका किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो ये वो उस डेटा को फाइंड आउट करता है और आपके सामने देता है कि आपका ये डेटा यहाँ 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 पे पड़ा हुआ है ना। सो ये डेटा डिस्कवरी मीन्स डेटा क्लासिफिकेशन का पार्ट आ जाता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, विच इज गिवन बाय द ओनली दिस कंपनी, दिस इज अ फोटो प्रोटेक्शन, स्क्रीन फोटो डिटेक्शन। मीन्स हर कोई जानता है, आई मीन एक सिंपल सा लेते हैं कि अगर एक किसी एम्प्लॉइज को चोरी करनी है अपने डेटा की, उसे बाहर जाना है और अपना सारा डेटा ले जाना है, तो वो क्या करेगा। उसको मालूम है कि मेरे पास सारा सॉल्यूशन लगा है, आई कैन नॉट टेक एनी डेटा आउटसाइड। बट उसका जो फोन है ना, वो उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो वो फोन से अपना कैमरा खोलेगा, अपना डेटा जितना भी उसको क्लिक करेगा, और चोरी हो गया। बट यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपको ये चीजें नहीं करने देता। मीन्स आपके लैपटॉप का कैमरा, जैसे ही आप अपने फोन का कैमरा अपने लैपटॉप के आगे ले जाते हो, फोटो खींचने लगते हो, तो जो एजेंट उस लैपटॉप के अंदर पड़ा है, तो वो एक्टिवेट तो ऑलरेडी है, तो वो स्निफ कर लेता है कि उसके सामने एक कैमरा आया है और उसने फोटो खींची है। तो वो क्या करता है, अपना कैमरा यूज करके लैपटॉप वो आपकी एक फोटो खींच लेता है। अच्छा, नंबर वन। दूसरा, जिस डेटा की आपने फोटो खींची उस डेटा का लॉग। तीसरा, आपने जैसी फोटो क्लिक करी, आपका जो पीसी है या आपका जो लैपटॉप है, एप्लीकेशन जो चल रही है वो लॉकडाउन हो जाएगी। सो आपका उसका भी रिकॉर्ड। सो वो तीनों चीजें आपके एडमिन के पास आ गई कि किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, तो वो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा जिस बंदे ने भी किया। ईशान साहब, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकूंगा, मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाना चाहता हूँ। धाम साहब, जैसे अभी आपने देखा कि ये स्क्रीन फोटो डिटेक्शन जो है, तो आप क्या समझते हैं, आप तो इतने कंप्लाइंसेस में रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा डेटरेंट है? ये जो है जो स्क्रीन फोटो डिटेक्शन जी है, जी। मींस
इसमें नॉर्मली जो पहले इसी तरह के केसेस आते थे जहाँ की यूज़र डेटा चोरी कर लेता था तो हमें पता नहीं लगता था। तो मोस्टली वो स्क्रीनशॉट ले लेता था या फ़ोटो खींच लेता था। जी। तो अब वो इसमें अगर देखा जाए ये इस एआई को यूज़ करके हमने इस चीज़ को ठीक कर लिया है, तो इट इज़ वेरी गुड कि अब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है किसी के पास कि फ़ोटो लेकर भी वो उस डेटा को लेकर जाए। मैं अपने दर्शकों को एक लेमन लैंग्वेज के अंदर बताना चाहूँगा, अगर यहाँ कोई बिजनेसमैन मुझे देख रहे हैं और उनको इस टॉपिक के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका एम्प्लॉई आपका डेटा बहुत प्रकार से बाहर लेके जा सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो हम देख रहे हैं अभी ईशान जी के थ्रू, वो सॉफ्टवेयर ये इंश्योर करता है कि आपके एम्प्लॉई के पास वही डेटा जाए या उसी तरीके से जाए जिस तरीके से आपकी कंपनी उसे अलाउ करती है। तो उसी का एक पार्ट हम लोग समझ रहे हैं। आप सर, अब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम पे, बिकॉज जो मैंने आपको डेटा लॉस के लिए बोला था ना, वो यहाँ पे ही काम आ जाता है। ये आपको पूरा लाइफ साइकिल बता देगा एक फाइल की, वो कब बनी है, कितने लोगों को शेयर हुई है, कितने बार वो एडिट हुई है, या कितनी अगर वो डिलीट हो गई है तो वो कहाँ पे है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें डीकैप में मिल जाती है। सर आपने कहा डिलीट हो गई है, आपने कहा डिलीट हो गई है, और वो कहाँ पे है? डिलीट हो गई है और ये पता चल जाएगा कि ये किसने डिलीट करी। किसने डिलीट करी? ओके, ठीक है। सो ये आपको ये सारी चीजें उस फाइल की लाइफ साइकिल आपको बता देगी। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे अभी ईशान जी बता रहे हैं फाइल चेंजेस के बारे में बता रहे हैं, तो एक रियल टाइम सिनेरियो के अंदर कुछ बताएंगे फाइल में कब क्या तब्दीलियाँ, अगर कोई स्टाफ करना चाहेगा तो क्या करना चाहेगा, कैसे करना चाहेगा, किस सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? देखिए, पहला तो उन्होंने कहा फाइल डिलीशन। कई बार यूज़र जो है वो फाइल को डिलीट कर देता है जी। क्योंकि उसको ये नहीं चाहता कि कंपनी को पता लगे कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है। और कई बार उसमें चेंजेस भी कर देता है, जैसे कि समझ लो कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, वो हो सकता है कि अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल दे, अपना अकाउंट नंबर डाल दे, या कोई एंट्री ऐसी छुपा ले जो कि एक्चुअली में हमने अकाउंटिंग के टाइम पे छुपा रखी है, तो स्टेटमेंट के अंदर भी ना आए, फाइल के अंदर भी ना आए वो। करेक्ट। देखिए, अच्छा, ओके, ऐसे चेंजेस वो कर देता है यूजर। राइट। साथ में मैं आपको एक वीडियो, एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जो मैंने आपको फोटो प्रोटेक्शन के बारे में बताया था। ये दिस इज स्क्रीन फोटो डिटेक्शन। आप जैसे कि आप पिक्चर्स को देख के जान सकते हैं कि किसी ने अपना कैमरा फोन लैपटॉप के आगे लेके आया, क्लिक किया है, तो उसकी फोटो भी आपकी आ गई। राइट। तो मतलब पूरा कंप्लीट सिक्योर कर दिया आपने जी। इसके लिए ईशान साहब एक बार इम्प्लीमेंटेशन भी समझाइए हमारे को, कितना इंट्रिकेट है ये सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, कुछ एक प्रोसीजर आप किसी फ्लो चार्ट के थ्रू अगर समझाना चाहें हमारे को। ये एक आर्किटेक्चर है, डीएलपी मॉड्यूल आर्किटेक्चर। आपके पास फायरवॉल है, आपका यूजर्स है, आपके पास सर्वर्स लगे हुए हैं। तो मेरे को एक सर्वर चाहिए, एसक्यूएल बेस्ड सर्वर, जहाँ पे आपका डिप्लॉय होगा, एंड देन इट विल आपका आईडी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और आपका वर्क स्टेशन पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जितने भी आपके यूजर्स, जैसे आपके आउट ऑफ ऑफिस हैं, उनके उसमें एजेंट डल जाएगा और एजेंट कम्युनिकेट करेगा यहाँ के सर्वर से। तो मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बोला मेरी कंपनी के अंदर करीबन 100 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये डीएलपी सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो कितना समय लगता है और फुल डिप्लॉयमेंट जो है वो कितनी देर में आप हमारे को दे सकते हैं? सर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आई मीन 5 से 6 दिन में आपका पूरा का पूरा कंप्लीशन हो जाता है, पूरी पॉलिसी के साथ। ओके। और ये भी अपने दोस्तों के लिए यहाँ जो मेरे को ऑन स्क्रीन देख रहे हैं इस समय जानना चाहूँगा कि कितना कॉस्टली रहता है ये पूरा प्रोसीजर और ये पूरा सॉफ्टवेयर आपका? सर ये बहुत नॉमिनल है। आई मीन आप इतने फीचर्स के साथ अगर कंपनी लेके आ रही है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है कंपनी ने इन रिस्पेक्ट टू आप अदर जो सॉल्यूशंस हैं उनसे। सो दे जस्ट वांट टू क्रिएट द मार्केट नाउ एंड गिविंग द बेस्ट सॉल्यूशन इन द मार्केट। और क्या ये ज़रूरी है सर कि जितने हमारे पास यूज़र्स हैं सभी के लिए ये प्रोटेक्शन हो, हम लोग कुछ चुनिंदा लोगों के लिए भी क्या ये प्रोटेक्शन को एनेबल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आपको अपना डेटा बचाना है तो आपको ये चीजें तो करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं, लेकिन मान लीजिए कि 100 एम्प्लॉइज़ हैं लेकिन हम चाहते हैं कि 5 के ऊपर ही विजिलेंस रहे,
तो हम लोग 5 सिर्फ अगर चुनना चाहें तो वो भी चुन सकते हैं कि बस इन्हीं 5 के ऊपर ये विजिलेंस काम करे, बाकी सब फ्री रहें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पॉलिसी के ऊपर है वो। जी जब मैं पॉलिसी बनाऊंगा तो आपने कहा कि मेरे ये 5 है जिनको मेरे को विजिलेंस करना है, बाकी सब पे नॉर्मल रहेगा, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि सिर्फ 5 के ऊपर जो आपका फोटो प्रोटेक्शन है या और भी चीजें वो लगनी चाहिए, बाकी सबको आप वो ना एक्टिवेट करें। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। डॉक्टर धाम, जैसे अभी ईशान जी ने समझाया कि मेल्स के ऊपर भी चेक लग जाता है, तो मार्केटिंग में कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ टाउन है या फिर आउट ऑफ कंट्री भी मार्केटिंग के लोग जाते हैं और हमारे नेटवर्क से दूर रहते हैं, तो ऐसे में इनके सोल्यूशन की वजह से वो चेक रहेगा कि कौन सी मेल्स जा रही हैं, कौन सी नहीं जा रही। मैं चाहूँगा कि आप अपना हमारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स को यहाँ पे समझाएं कि किस तरह की मेल्स जो हैं अगर बाहर चली जाती हैं किसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव द्वारा तो वो कंपनी के लिए हार्मफुल रह सकती हैं। जैसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा के साथ डील करते हैं। जैसे कि आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का डेटाबेस उनके पास होता है। अब क्लाइंट डेटाबेस उनके पास है और वो उस पूरे क्लाइंट की लिस्ट अपने किसी आपके राइवल को भेज सकते हैं। जी टेंडर्स जी हैं, अब आप टेंडर भर रहे हैं, हम्म अगर वो किसी राइवल के साथ उसने हाथ मिला लिया और उसको सारे रेट्स पता है, हम्म तो वो रेट्स उसके साथ लीक कर सकता है आपके राइवल के साथ, ताकि वो कम रेट दे दे और टेंडर वो जीत जाए। जी तो इस तरह की सेल्स की जितनी इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आप एक प्रोजेक्ट को जीतते जीतते हार जाते हैं, वो एक सेल्स और मार्केटिंग पर्सन की वजह से ही होता है। जी तो वो ऐसे ऐसे डेटा वो शेयर कर देते हैं जिससे कि कंपनी को बहुत लाभ होता है। तो ईशान साहब, इसमें एक हम चाहेंगे कि आप एक रियल टाइम सिनेरियो हमारे से डिस्कस कीजिए। मीनिंग आपके पास एक कॉल आई, बड़ी फ्रैंटिक सी कॉल आई, हमारे को ये चीज़ बचानी है, और फिर आपने उनको सजेशन दी डीएलपी की। मेरे को कुछ समझना है उसके बारे में आपसे। बिल्कुल सर। देखिए, कई ऑर्गेनाइजेशन है जो डीएलपी को जानती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं, या उनको इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि ये करेगा क्या। बट जब उनके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या ऑडिट होती है, ऑडिट में जब ये सारी चीजें आती है कि आपने ये चीजें क्यों नहीं करी, तब वो उस चीज के लिए जागरूक होते हैं, उनको वो चीजें करनी पड़ती है कि मेरे को डीएलपी चाहिए। और डीएलपी के कुछ नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किए हैं, और बाकी कंपनीज जो है वो अपने डिसाइड करती है कि ये चीजें होनी चाहिए। तो जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसी के भी सामने कि आपको मैं डीएलपी के साथ साथ मैं डेटा क्लासिफिकेशन भी दे रहा हूँ, मैं आपको यूजर का एक्टिविटी मॉनिटरिंग दे रहा हूँ, फिर मैं आपको डीकैप दे रहा हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन फोटो प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, तो वो उनका थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ता है उसके ऊपर कि ये है क्या एक्चुअली, कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो इसमें जब हम उन्हें बताते हैं कि हम आपका डीएलपी को हमने दो डिफाइन कर दिया, एक तो डेटा लॉस में और एक डेटा लीक में, तो हम आपको दोनों ही आपको उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी एक फाइल कब बनती है, उसमें कितनी बार शेयरिंग होती है, कितनी बार मूव होती है, जो जो उसमें होता है ऑडिट वगैरह, वो आपको पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल मिल गई। प्लस आपने उसको क्लासिफाई भी कर दिया कि मैं, ये मेरा कंपनी का डेटा है, ये मेरा फाइनेंशियल डेटा है, और ये ऐसे किसी भी मीडियम से बाहर नहीं जाना चाहिए जो इलीगल हो, चाहे वेब मेल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, या अपना फेसबुक, या एनी मैसेंजर, उससे नहीं जानी चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग इस चीज को पूरा प्रोटेक्ट करके देते हैं। और फोटो प्रोटेक्शन एक एड ऑन फीचर इनको जो मिल जाता है क्लाइंट को, वो उसके लिए वो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट फील करते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि एक यूज़र की एक्टिविटी के जो है वो स्क्रीन आपके सामने खुल जाती है। तो मैं क्या इस बात से ये समझूं कि कोई अपने डेस्क के ऊपर बैठ के काम कर रहा है और पीछे उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर जो उसको विजिलेंस को इंश्योर कर रहा है कंपनी में, तो वो उसकी स्क्रीन को रियल टाइम में व्यू भी कर सकता है कि वो कब माउस कर्सर। नहीं, वो रियल टाइम पे वो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो आपके नेटवर्क से बाहर है। तो वो क्या करेगा कि आपने जितनी भी एक्टिविटी की है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ओके, राइट। हाँ,
जी दोस्तों, ये डेटा लीक प्रिवेंशन के बारे में अभी हमने ईशान जी से खूब डिटेल में समझा। डेटा लॉस प्रिवेंशन भी इसे आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि एक कंपनी का इतना हार्ड अर्नड इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी के पास ही रहे, किसी और की प्रॉपर्टी ना बन जाए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, आप तो बैंक्स के ऑडिट्स में भी काफ़ी इंगेज रहते हैं, वहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशंस तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की उनकी ताकीद होती है। तो वहाँ पर क्या आप ऐसे सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं या फिर कहाँ करते हैं, ये बताइए, ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? बिल्कुल ऐसी जगहों पे, जैसे कि आपने बैंक्स की बात की, जी। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या जो भी क्रिटिकल डेटा के साथ जो है को यूज़ कर रहे हैं, उनके यहाँ पर ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जैसे कि कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपना कोई प्रोडक्ट बना रही है और वो अभी तक किसी को पता नहीं है कि उसका डिज़ाइन क्या है, कैसा दिखता है। वो डिज़ाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो अगर लीक हो जाते हैं और राइवल को पता लग जाता है तो पहले ही वो अपना डिज़ाइन उससे अच्छा बना सकता है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ ऐड कर दी इसके अंदर कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी की अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में होती हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स जो है हमेशा हमारे पास रहें, वो लीक ना हो जाएं, किसी और की प्रॉपर्टी ना बन जाए। उसके लिए भी ये चीज़ काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इसी के साथ इस एपिसोड का मैं यहाँ विराम करना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ थैंक यू बोल दूँ। ईशान जी, आपने बहुत बखूबी हमारे को अपने प्रोडक्ट को समझाया, और आई एम श्योर ये बहुत ही एक कामयाब प्रोडक्ट है, और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि हमारे बिजनेस फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को अपनाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। ईशान कोकरेती जी से यदि आप मिलना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को हासिल करना चाहते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, जान सकते हैं और ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के बारे में। डॉक्टर नवीन धाम एक जाने माने एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन साथ ही में साइबर की दुनिया के अंदर जितनी पकड़ उनकी है शायद ही मैंने किसी की देखी है। तो यदि GISPL को आप संपर्क करना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए, तो ये नंबर्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। ये प्रोग्राम को बनाने में क्लाउड एक्सेस प्लेटफॉर्म ने बहुत मदद करी है दोस्तों। क्लाउड एक्सेस ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सभी सिक्योरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के डेटा को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है। सो यदि एक ऐसे रेडीमेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी सभी सिक्योरिटीज़ से नवाजा गया है, तो एक क्लाउड एक्सेस आपके लिए डेफिनेटली बहुत कारगर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। क्लाउड एक्सेस यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके नंबर्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ज़रूर यहाँ पर अपने डेटा को आप सिक्योर करने के लिए अप्रोच कीजिए। साथ ही में मेरे साथ जुड़े, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें मेरे साथ, और इस प्रोग्राम के ऊपर, इस सीट के ऊपर आप भी मौजूद हो सकते हैं एज एन एक्सपर्ट। सो यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे नंबर्स, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दिए जा रही हैं, आप हमें डायल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं बस यही कहूँगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।